नमस्कार। उमड़ रही आकुल अंतर में कैसी ये वेदना अथाह, किस पीड़ा के गहन भार से निश्चल सा पड़ गया प्रवाह। पाटलिपुत्र की गंगा, ये थी कविता रामधारी सिंह दिनकर की, और इन 4 पंक्तियों में 2 शब्दों पर गौर कीजिएगा, प्रवाह और वेदना। दरअसल गंगा के प्रवाह पे प्रभाव पड़ रहा है, मगर वेदना सिर्फ गंगा की नहीं है, वेदना हम सबकी है, क्योंकि करीब 50 करोड़ लोग इस देश के, उनका सीधा ताल्लुक गंगा मैया के साथ है। गंगा मैया, जिन्हें मां का दर्जा दिया जाता है, यह संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जहां गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है। मगर विडंबना देखिए कि छठी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी गंगा पूरे विश्व में मानी गई है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और एबीपी न्यूज ने प्रवेश किया है अपने 6ठे साल में, गंगा की सौगंध के 6ठे साल में। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो परिणाम हम अक्सर आपको दिखाते हैं वो निराशावादी होते हैं। क्या इस 6ठे साल में कुछ सूरत बदली है? क्या हम सूरत बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या कुछ आशावादी संकेत उभर कर आए हैं? एबीपी न्यूज आपके सामने ला रहा है ये विशेष प्रसारण। मैं यहां दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ कई खास मेहमान यहां जुड़ेंगे, कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं यहां पर। और मेरी सहयोगी नेहा पंत इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और उनके साथ भी 2 खास मेहमान हैं। नेहा, शुक्रिया आपका अभिसार। हरिद्वार के पावन गंगा घाट पर हम मौजूद हैं एबीपी न्यूज की खास मुहिम गंगा की सौगंध लेकर। आपको बता दें, एबीपी न्यूज लगातार 6 साल से इस मुहिम को चला रहा है। गंगा जो जीवनदायिनी नदी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, मजबूर है मैला ढोने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, खास मेहमान हैं यहाँ हमारे साथ यहाँ पर नदी विकास और जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी यहाँ मौजूद हैं। स्वागत है आपका उमा भारती जी। उमा भारती जी हमारे साथ हैं और बड़ी बात यह है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बीड़ा इन्होंने अपने ऊपर उठाया है, गंगा को साफ करने का। कितनी साफ हुई गंगा, इस पड़ताल के माध्यम से आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आशावादी हमारे साथ कुछ नतीजे आए। स्वागत है आपका उमा जी। और साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। गंगा किनारे इनका निवास है, गंगा की सफाई में भी लगे रहते हैं। लेकिन आखिर गंगा मैला ढोने को क्यों मजबूर है, अपनी पड़ताल दिखाएंगे। यहाँ धर्माचार्य हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग हैं, इनकी भी गंगा में अटूट आस्था है। लेकिन जो गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है वो अपने आप में जरूर गंभीर समस्या है। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अभिसार का, लेकिन जल्द आपको अपनी पड़ताल दिखाएंगे हम गंगा की सौगंध से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी कुछ लम्हों बाद पेयजल मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जुड़ेंगे और साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमारे साथ इस मुहिम से जुड़े। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स फिनोलेक्स पाइप्स, पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स मोहिनी चाय और एक्वा पार्टनर फ्यूचर चॉइस। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उस शख्स को जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसकी आवाज सुन के आपको मंदिर की घंटियों का आभास होता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर मेरे पसंदीदा और हम सबके पसंदीदा कैलाश खेर को कि वो सुरों की महफिल सजाएं एबीपी न्यूज के इस विशेष प्रसारण गंगा की सौगंध में। कैलाश खेर। पहले हम गाना ही गा देते हैं और ये है मॉनिटर। प्लीज प्ले द ट्रैक। थैंक यू वेरी मच। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं। तू
जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं। तू जाने ना, 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 तू जाने ना। अभी और है जी, और है, दो और हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। मेरे निशान हैं कहाँ मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान। मेरे निशान, टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। होके अपने पर ही तो उसने था
उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो, होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। कम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी, आप स्थान ग्रहण करें। हरिद्वार के वीआईपी घाट से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की खास मुहिम गंगा की सौगंध। हमारे साथ यहाँ पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, गंगा सफाई मंत्री उमा भारती जी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ बाबा रामदेव जी हैं। आपको बता दें, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा, लेकिन ये दुख की बात है कि विश्व की 6 सबसे प्रदूषित नदियों में भी गंगा का नाम आता है। जीवनदायिनी ये नदी है। 2010 से एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है, इस उम्मीद में कि गंगा का जल कभी तो साफ होगा। ये 6ठा साल है। इस बार भी हमने 4 राज्यों के 7 शहरों में गंगा जल के नमूनों की पड़ताल की है। इस बार की पड़ताल क्या कहती है एबीपी न्यूज की? क्या इस बार गंगा का जल कुछ हद तक साफ हुआ? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रद्धा को उजागर करती ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, लेकिन गंगा के किसी भी घाट पर आपको गंगा मैया की महिमा का बखान करते भक्त मिलेंगे। हरिद्वार हो या कानपुर, इलाहाबाद हो या वाराणसी, कहीं भी गंगा को सिर्फ नदी की तरह नहीं देखा जाता। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा जीवनदायिनी है क्योंकि ये करीब 50 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। लेकिन हमारे संवाददाता विजय विद्रोही ने अपनी पड़ताल में हर जगह गंगा को गंदगी से पस्त पाया। पर जो आंखों से दिखता है, क्या वो विज्ञान के पैमाने पर सच है? श्रीराम सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 2010 से एबीपी न्यूज गंगा का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने में जुटा है। और इस बार 8 जून से 12 जून के बीच 7 शहरों में 10 जगहों से नमूने लिए गए। पानी के नमूने 24 घंटे के अंदर लिए गए। हर 3 घंटे में पानी के नमूने लिए गए ताकि ये पता लग सके कि गंगा की हालत कब सबसे ज्यादा बिगड़ी। हर पानी के सैंपल पर 35 तरीके के टेस्ट किए गए, जिससे किसी भी तरह की अशुद्धि का पता लग सके। जैसे देखा गया कि पानी में किस तरह की खनिज धातु मिली, क्या पानी में बीमार करने वाले बैक्टीरिया हैं, क्या पानी में कीटाणुनाशक मिले हैं, क्या पानी में हानिकारक रसायन मिले हैं। ये आंकड़े बताएंगे कि क्या गंगा जल खेती के लायक है या फिर गंगा जल इतना शुद्ध है कि उसे पिया भी जा सके। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, ये गीत मान्यताओं में है, लेकिन जांच में सामने आया है कि गंगा का पानी आपको बीमार कर सकता है। गंगा में मुख्य तौर पर जो अशुद्धियां मिली हैं, उनमें है टर्बिडिटी यानी गंदलापन। सभी 7 शहरों के नमूनों में गंगा जल इस टेस्ट में फेल हुआ है। गंगा जल सभी जगह इतना गंदला है कि आप इसे नजदीक से देखकर ही महसूस कर सकते हैं। अधिकतम सीमा है 5 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां गंदलापन इस सीमा के अंदर हो। ऋषिकेश में 14 तो हरिद्वार में 20 नापा गया। कानपुर में दाखिल होते वक्त 25 तो निकलते वक्त 22। इलाहाबाद में दाखिल होते वक्त गंदलापन 24 था, जबकि निकलते वक्त 42। वाराणसी में दाखिल होते वक्त गंदलापन 10 जबकि निकलते वक्त 14 था। पटना में गंदलापन 29 था, जबकि हावड़ा में सबसे ज्यादा 127। गंगा की इससे भी बड़ी समस्या है जैविक गंदगी। इसकी वजह से पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं।
ऋषिकेश के गंगा जल की जांच में हमें 100 मिलीग्राम पानी में 3500 बैक्टीरिया मिले। इसके अलावा मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की तादाद 221 थी। यहाँ पानी में ई कोली भी मिला। ऋषिकेश में गंगा की हालत कुछ सुधरी जरूर है, पर गंगा जल यहाँ अभी पीने लायक नहीं है। हमारी पड़ताल के दौरान हरिद्वार में हमें आस्था में डूबे भक्त खूब मिले, लेकिन यही भक्त गंगा को मैला करने के दोषी भी दिखे। जांच में हमें 100 मिलीग्राम पानी में 11,000 बैक्टीरिया मिले। इसके अलावा मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की तादाद 1600 थी। यहाँ पानी में ई कोली भी मिला। हरिद्वार के आंकड़े बताते हैं कि यहीं से गंगा की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। आंकड़ों में पिछले सालों के मुकाबले हालत कुछ सुधरी जरूर है, पर इतनी नहीं कि यहाँ डुबकी भी लगाई जा सके। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कानपुर में प्रदूषण की वजह कैमरे में कैद हुई। वैज्ञानिक जांच इसी सच की पुष्टि कर रही है। कानपुर में दाखिल होते वक्त बैक्टीरिया की तादाद 1,10,000 थी, जो निकलते वक्त 1,70,000 हो गई, सिर्फ 100 मिलीग्राम पानी में। इसी तरह मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया भी 5400 से बढ़कर 14,000 हो गए। हर साल की तरह ई कोली भी मिला। साफ है, ये पानी आपकी ही नहीं बल्कि फसलों की सेहत भी खराब कर सकता है। गंगा बढ़ती है इलाहाबाद की तरफ, संगम की नगरी, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी। यहाँ भी हालात अलग नजर नहीं आए। रसूलाबाद घाट से जहाँ गंगा इलाहाबाद में दाखिल होती है, हमारी जांच में बैक्टीरिया मिले 17,000, जबकि संगम पर हमें मिले 22,000। इसी तरह मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया हमें मिले 1800, जबकि बाहर निकलते वक्त बैक्टीरिया की तादाद थी 1100। ई कोली यहाँ भी मौजूद था। अब तक के 6 सालों में इस बार हमें यहाँ बैक्टीरिया सबसे कम मिले, लेकिन अब भी इलाहाबाद का पानी पीने छोड़िए खेती लायक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होनी है वाराणसी में। वाराणसी में घाटों पर सफाई का काम तो चल रहा है, लेकिन गंगा जल कितना सुधरा है? हमारी पड़ताल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आया। वाराणसी में दाखिल होते वक्त 100 मिलीग्राम पानी में 17,000 बैक्टीरिया थे, जबकि बाहर निकलते वक्त 28,000। इसी तरह मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया 80 घाट पर 1100 थे, जबकि निकलते वक्त राजघाट पर 1400। ई कोली यहाँ भी मिला। पटना के गांधी घाट से लिए नमूनों में 100 मिलीग्राम पानी में 1,40,000 बैक्टीरिया मिले, जबकि मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की तादाद 11,000 थी। ई कोली यहाँ भी मिला, लिहाजा ये पानी भी किसी लायक नहीं। आंकड़ों के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले ये सुधरा है, लेकिन अब भी भयानक स्तर तक प्रदूषित है पटना की गंगा। हावड़ा के आंकड़े भी यही कहते हैं, पिछले साल के मुकाबले सुधरी है गंगा, लेकिन अब भी 100 ml पानी में 22,000 बैक्टीरिया मिले, जबकि सिर्फ 10 की अनुमति है। मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की तादाद 1800 मिली। ई कोली हर जगह मिला। जांच में शामिल किसी भी शहर का गंगा जल इस टेस्ट में पास नहीं हुआ। पानी को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ए यानी पीने लायक, बी यानी नहाने लायक, सी यानी खेती लायक और डी यानी खेती लायक भी नहीं। शोध का नतीजा ये कि गंगा का पानी डी श्रेणी में आ रहा है, यानी किसी काम का नहीं। तो मेरे पीछे ये जो गंगा बह रही है, आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि मान्यता है इस गंगा के पीछे कि हर चीज को पावन कर देती है। कोई भी अशुद्धि गंगा में मिलकर पावन हो जाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस गंगा का जल लगातार 6 साल तक न पीने लायक, न नहाने लायक, न ही खेती लायक। गंगा को उसका वो रूप वापस कब मिलेगा? हमारे साथ यहाँ उमा भारती जी हैं। और उमा जी, आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है, नमामि गंगे की ये परियोजना। पर मैम, गंगा का जल हमारी इस पड़ताल में 6ठे साल भी पूरी तरह से फेल हुआ है। तो क्या ये कहना गलत होगा उमा जी कि पिछले साल गंगा की सफाई को लेकर हम जहां खड़े थे, आज भी शायद वहीं खड़े हैं? जी। जब भी मुझसे गंगा के बारे में सवाल हुआ है, मैंने एक सुनिश्चित उत्तर दिया है और बहुत तथ्यों की पड़ताल करके, जब मैं गंगा की आंदोलनकारी थी तब और उसके बाद जब मंत्री बनी तब, 29 साल से गंगा की कार्य योजना चली है। गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 से गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके बाद NMCG और अब नमामि गंगे। जब भी मीडिया ने, पब्लिक ने मुझसे सवाल किया या पार्लियामेंट में, मैंने जो बात कही है वही मैं यहाँ कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूँगी कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की है।
मीडिया ने भी कई तरीके से, चैनल ने गंगा की तकलीफों को दिखाया है। आपने भी एक अनोखे तरीके से इसको दिखाया है। गंगा की निर्मलता को लेकर के इस देश में ऐसी एकजुटता शायद किसी भी विषय को लेकर के नहीं है। चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, सब एक मत हैं कि गंगा की निर्मलता होनी चाहिए। मोदी जी ने गंगा के बारे में बनारस से ही कहा था कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मोदी जी से पहले बनारस की चर्चा विश्वनाथ से होती थी। मोदी जी ने जिस तरह से कहा तो उन्होंने अपने पूरे भारत के चुनाव के जो इमोशंस थे वो गंगा के साथ जुड़ गए। अब हमारे लिए अभी 14 मई को कैबिनेट ने 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है। कार्य योजना हमने पहले से तैयार कर ली थी। अगर आप जल्दी में जवाब सुनना चाहेंगी तो नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप बस लीजिए। हाँ, ओके। तो सबसे पहले हमने गंगा की वाटर टेस्टिंग के लिए नीरी को इन्वॉल्व किया। फिर एक्वा लाइफ के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, जल जंतु ये जीवन के लिए। इसके लिए गंगा का पानी कहाँ कहाँ किस प्रकार से मैला है, घटता है, बढ़ता है, इसके लिए नीरी के साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ। इसके बाद हमने कल ही, जहाँ मैं बैठी हूँ आज, एक कल महत्वपूर्ण घटना हुई है जब हमने देहरादून में 4 मंत्रालयों ने मिलकर के गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा और उसकी यमुना के अलावा अन्य सहयोगी नदियों को मिलाकर के कौन से पेड़ परंपरागत होने चाहिए जो गंगा की निर्मलता और अविरलता दोनों के लिए सहायक होते हैं, उसके प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है। और उसमें NYKS के वॉलंटियर्स को भी जोड़ लिया है। और मैंने अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमने बनारस के लिए 2,000 करोड़ के, प्रयाग के लिए 1,200 करोड़ के और कानपुर की शुद्धि के लिए 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लगभग तैयार हो गए और हम मंजूर करने की स्थिति में आ गए हैं। जहां मैं बैठी हुई हूं, ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा के निर्मलता के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए, जगजीतपुरा का जो STP है उसके लिए मैं पिछले समय 1 महीने पहले ही कह करके गई थी कि हम उसको रिलीज कर देंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश की पूरी गंदगी को साफ करने के लिए जो ETP या STP लगानी है राज्य सरकार प्रस्तावित करे। हमने कहा है कि हम शहरों के पूरे नेटवर्क को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन गंगा के किनारों को हम, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो सॉलिड वेस्ट जो मैंने शुरू से कह रही हूं, जिस दिन से मैं मंत्री बनी उसके 1 महीने बाद में कहने लगी थी कि हमको सॉलिड वेस्ट को ठीक करने में मतलब कि गंगा की निर्मलता का पहला फेज लाने में आपको 2016 अक्टूबर का समय मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। और संपूर्ण निर्मलता का फेज लाने के लिए आपको 2018 अक्टूबर का समय देना पड़ेगा। और इसलिए ये समय चल रहा है। 2016 का आपने पहले फेज का वादा किया है हम सबसे, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने STP की बात की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, ETP और STP दोनों। हाँ, बहुत अहम बात आपने की। और आपने बताया कि किस तरह से आप हरिद्वार में यहाँ करके आपने 40 MLD जो था उसका यहाँ पर आपने उद्घाटन भी किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उमा जी STP को लेकर के ये जो हमारी पड़ताल में भी सामने आया, हमारे सहयोगी विजय विद्रोही जब गए तो उन्होंने ये देखा कि किस तरह से कई STP चल रहे हैं पर क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहे और 15 तो तकरीबन बंद पड़े हैं। तो हम इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ बाबा रामदेव जी भी हैं, हम ये सवाल उठाएंगे। बात कही है उमा जी, मैं आऊंगी बिल्कुल आपके पास। हम मौजूद हैं हरिद्वार के VIP घाट पर गंगा की सौगंध हमारी विशेष मुहिम के साथ। लगातार 6 साल से हम यहाँ आते हैं, पड़ताल करते हैं गंगा के जल की और फिर निराश होकर वापस लौटते हैं। लेकिन ये उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि कभी तो, किसी साल तो गंगा का जल शुद्ध होगा, साफ होगा, अपने पुराने रूप में आएगा। इस बार की पड़ताल में भी गंगा का जल पूरी तरह से फेल रहा है। हमारे साथ यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं। समाधान क्या है गंगा जल को साफ करने का, इस पर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी पड़ताल की बड़ी बातें क्या रही हैं, आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। गंगा में मुख्य तौर पर जो अशुद्धियां मिली हैं उनमें पहली है टर्बिडिटी यानी गंदलापन। सभी 7 शहरों के नमूनों में गंगा जल इस टेस्ट में फेल हुआ है। गंगा जल सभी जगह इतना गंदा है कि आप इसे नजदीक से देखकर ही महसूस कर सकते हैं। गंगा की इससे भी बड़ी समस्या है जैविक गंध की। इसकी वजह से पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट वो तरीका है जिससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। इस बार बैक्टीरिया पिछली बार से कुछ कम है, लेकिन अब भी गंगा जल में खतरनाक हद तक बैक्टीरिया है। ऋषिकेश में 3500 से जो बैक्टीरिया मिलने शुरू होते हैं वो हरिद्वार में 11,000 तक पहुंच जाते हैं। कानपुर में बैक्टीरिया की तादाद सबसे खराब है, जहां दाखिल होते वक्त 100 मिलीग्राम पानी में 1,10,000 बैक्टीरिया मिले, जो निकलते समय बढ़कर 1,70,000 हो गए।
इलाहाबाद में दाखिल होते वक्त 17,000 और निकलते वक्त 22,000। वाराणसी में दाखिल होते वक्त 17,000 जबकि निकलते वक्त 28,000 बैक्टीरिया मिले। पटना में 1,40,000 और हावड़ा में 22,000 बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीग्राम मिले। एक और टेस्ट पर गंगा जल बुरी तरह फेल हुआ है। यह है फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट, यानी मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया। टेस्ट में हर लोकेशन पर फीकल कोलिफॉर्म मिला है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कानों का इन्फेक्शन, टाइफाइड, वायरल फीवर, गैस्ट्रोएंटाइटिस, हैजा और हेपेटाइटिस ए। पानी में ई कोली का होना ही पानी को पीने या खेती के लिए फेल करने के लिए काफी है। ई कोली टेस्ट में सभी नमूने फेल हुए हैं। इसके संक्रमण की वजह से पेट में ऐंठन, दस्त, खूनी दस्त, हल्का बुखार, थकावट और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। पानी को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ए यानी पीने लायक, बी यानी नहाने लायक, सी यानी खेती लायक और डी यानी खेती लायक भी नहीं। शोध का नतीजा ये कि गंगा का पानी डी श्रेणी में आ रहा है, यानी किसी काम का नहीं। तो आपने देखा हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार कई सालों से पैसा खर्च हो रहा है गंगा की सफाई पर, लेकिन स्वामी रामदेव जी, ऐसा क्यों है कि इतना करोड़ों गंगा की सफाई में जाने के बाद भी हमारी गंगा मां जस की तस है? प्रथम तो एबीपी न्यूज जो पिछले 6 वर्षों से लगातार ये जो मुहिम चला रहा है गंगा की सौगंध के साथ, वो मुहिम अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहन उमा जी के पुरुषार्थ से, उनके संकल्प से रंग लाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार, समाज के आम लोग, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया, चारों के सामूहिक संकल्प से और निरंतर जागरूकता से काम पूरा होगा। जितने भी आपने अभी गंगा जी के जल के नमूने लिए और उनके जितने भी परिणाम आए हैं सामने, उसमें 3 मुख्य कारण हैं। एक ह्यूमन वेस्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट और तीसरा आम आदमी जागरूक नहीं है तो अपने बाल गंगा जी में डाल देता है मुंडन करवा करके। देह के मरने के बाद में अधजली लाशें गंगा जी में डाल देता है। जिन वस्त्रों को पहन करके घर से आता है, वो मैंने कई ट्रक कपड़े खुद अपने हाथों से, यही जो सामने हर की पौड़ी है यहां से लेकर के पूरी गंगा जी से करीब 200 ट्रक कचरा हमने यहां से लेकर के और कनखल तक निकाला अपने हाथों से। माने कपड़े डाल देते हैं लोग। दांत, अब बुढ़ा आदमी है गंगा जी में नहाने आया, दांत गंगा जी को अर्पित करके चला गया। आंखों के चश्मे, माने ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और बाकी सामान्य गंदगी जो आदमी अपनी अजागरूकता के कारण से गंगा जी में डालता है। इन 3 चीजों को यदि हम रोक लें तो आप जो टेस्ट दिखा रहे हो इनमें तो गंगा पास हो जाएगी। ठीक है। और इसके लिए सरकार का एक बजट भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट जो सीवरेज के माध्यम से आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको सरकार की संकल्प शक्ति और बजट, दूसरा आम आदमी की जागरूकता भी। बहुत से लोग गंगा जी के किनारे बैठ करके मलमूत्र कर देते हैं अपनी, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो पूजा की गंदगी है जो घरों में इकट्ठी रहती है, साल भर गंगा जी में डाके डाल देते हैं, या जो कपड़े आदि पहन के आते हैं, मुंडन आदि, वो डाल देते हैं। रामदेव जी, आप कह रहे हैं सरकार समाज मिलेंगे तब जाकर के ये जो काम है ये आगे बढ़ेगा, लेकिन उमा जी, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 80% जो कचरा है वो जिम्मेदार है गंगा को मैला करने के लिए। आप एसटीपी की बात कर रही थी मैम, लेकिन जैसा मैं बता रही थी, एक अध्ययन बताता है कि 51 एसटीपी जो गंगा के किनारे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 15 तो चल नहीं रहे, 36 सिर्फ 60% क्षमता पर काम कर रहे हैं। एक सवाल ये जरूर उठता है कि अगर पुराने काम नहीं कर रहे तो नए लगाकर हम क्या हासिल करेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि 29 सालों में करीब 4,000 करोड़ खर्च हुआ है। उस 4,000 करोड़ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है एसटीपी का, उसमें से बहुत सारा तो खत्म हो गया, मतलब वो डिलीवरी नहीं कर रहा है। शेष को हम उपयोगिता के योग्य बना लेंगे, लेकिन हमें अपने नए फंड में से लगभग 7,000 करोड़ उस पर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा 1,600 करोड़ हमने यमुना के लिए रखे हैं और 1,619 गांवों के लिए हमने 1,700 करोड़ रखे हैं। और इसके अलावा की जो राशि है वो 118 बड़े नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और नगर निगम, इसमें बहने वाले लगभग 140 नाले और 764 इंडस्ट्रीज जो अपनी गंदगी को छोड़ रही हैं, इनके लिए हमने पूरा 3 साल का प्लान बनाया है। आप जो कह रही हैं, तो आपके कहने से तो मतलब ये निकलेगा कि हम कुछ करें ही ना, हम ये मान करके चलें कि हो नहीं पाना।
मैं ये मान के चल रही हूँ कि जरूर होना है। गंगा निर्मल भी दिखेगी 3 साल में, अविरल दिखेगी 7 साल में, और 10 साल और अविरलता 10 साल में निर्मलता, अविरलता और सुंदरता तीनों को एक साथ। उमा जी, राज्यों से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी अगर मैं बात करूं, राज्य कितना सहयोग दे रहे हैं? मैं इस तरह से आती नहीं हूँ प्रोग्राम में। हाँ। अगर मैं आई हूँ तो या तो आप मुझसे प्रश्न मत करिए। नहीं मैम, आप अपनी बात रखिए, आप बिल्कुल रखिए। मेरा बस एक छोटा सवाल है, सब मत करिए। नहीं, मेरा बस इतना आपसे सवाल था मैम कि क्योंकि आप इतने सारी बातें बता रही हैं, स्टेप्स बता रही है, राज्य आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? नहीं, मुझे पहली ही बात पूरी करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद मैं दूसरी बात पे आ पाऊंगी। मैं हेजिटेट भी इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग बताओ, तुरंत बताओ, अभी बताओ, बता पाते नहीं, हो? आप रखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, धैर्य से बताइए। हाँ, धैर्य से ही बता पाऊंगी। बताइए। क्योंकि अभी कार्य योजना बन रही है और हम उसका असेसमेंट करते जा रहे हैं कि कौन सी चीज का क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। हमको टोटल निर्मलता, अविरलता और निर्मलता और अविरलता की निरंतरता की व्यवस्था में 10 साल लगेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 29 साल में जो नहीं हो पाया वो हम करके दिखाएंगे। मोदी जी करके दिखाएंगे, उन्हें कसर नहीं छोड़ी। अब आपने जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर देती हूँ। राज्य की सरकारों से अभी तक मुझे कोई असहयोग नहीं हो रहा है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, झारखंड की हो। इन जितने गांव मैंने अभी गिनाए थे वो सब जो पढ़ रहे हैं, शहर जो पढ़ रहे हैं, अभी हम जो उनसे सहयोग मांगते हैं वो हमारा कर रहे हैं। अब हमारी अभी तक तो कार्य योजना बन रही थी, इसमें एक 3 स्तर की कमेटी बनी है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई असहयोग नहीं मिला। जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में, राज्य में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और प्रधानमंत्री स्वयं गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, मैं उसकी उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए व्यवस्था इतनी ग्रिप पकड़ने वाली है, इतनी ग्रिप वाली व्यवस्था है पूरी की पूरी कि राज्य असहयोग नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और राज्यों के मन में भी ये बात है कि समाधान होना चाहिए। आज जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो आज मैं कह सकती हूँ कि अभी तक 5 राज्यों की तरफ से मुझे कोई असहयोग नहीं मिला, बल्कि मैं जो भी योजना उनके साथ बैठ के तय करती हूँ उसमें सहयोग मिला है। अच्छा उमा जी, एक सवाल यहाँ पर और ये उठता है, ये जानकारी मेरे पास आई है कि एक लखनऊ की एक स्कूली छात्रा है नवी की, उसने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी निकाली, नमामि गंगे 22,000 करोड़ की इतनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मोदी की योजना, इसमें इस वित्तीय वर्ष में 3 महीने बीत गए हैं, एक पैसा नहीं खर्च हुआ है, एक बैठक नहीं हुई है। अच्छा, पिछले साल भी सिर्फ 2 बैठकें हुई और 6,000 करोड़ की धनराशि जो आवंटित थी उसमें से महज 5% खर्च हुआ। ये बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या इस सुस्त चाल से गंगा साफ होगी? मुझे पता नहीं है कि आरटीआई का उत्तर क्या गया है। कैबिनेट की मंजूरी 14 मई को हुई है, उसके बाद ही फंड रिलीज हो सकते हैं, उसके पहले हो नहीं सकते। फंड रिलीज के लिए हम प्रपोजल भी नहीं मंगा सकते थे, वो मैंने 14 मई के बाद ही मंगाने शुरू किए राज्यों से। राज्यों के प्रपोजल लगभग अब हमने मंजूरी की ओर बढ़ाए हैं। तो आरटीआई की डेट कौन सी है मैं नहीं बता सकती। और आरटीआई का मैं बताऊं, मेरे यहाँ एक आरटीआई लगी थी कि मंत्री के बंगले पर और मंत्री के ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, तो हमारे यहाँ से ही आरटीआई का जवाब गया 40 लाख। और जब मैंने यही सवाल लगाया कि मेरे बंगले पर कितना खर्चा हुआ तो आया कि 0। तो ये है आरटीआई का जवाब मेरे ही डिपार्टमेंट का। चलिए, आप आशान्वित हैं उमा जी? आपको लगता है जो प्लान आपने बनाया है अभी साल भर ही हुआ है और एक बात और जी रामदेव जी, मैं दिल्ली भी जाऊंगी, आप संक्षेप में अपनी बात उमा जी, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे ना, ये चले, इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो लाइट वहां ज्यादा देर तक आए, और जो वहां पर जनरेटर सेट लगाए जाते हैं उनमें जो ज्यादातर हमने देखा है कि वहां पर लोग बिल बना देते हैं पेट्रोल का और उसको चालू नहीं करते और सीधा खोल देते हैं नाला। तो इसकी व्यवस्था सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। एक तो वहां लाइट कम से कम जाए, और यदि जाए तो जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाए, और यदि कोई उसको फिर जो है तेल बचाने के चक्कर में, मीन्स तेल तो बिल तो पूरा बना देते हैं, वहां भ्रष्टाचार ना हो पाए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये बैक्टीरिया और ये जो आप कह रहे हैं कि ना नहाने लायक, ना पीने लायक, ना टिप्पणी आपकी। आप दीदी कहेगी तो जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए मैम। ओके, हमने तय किया है कि जो भी एसटीपी, ईटीपी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इनमें से कोई भी काम लेगा, और इसमें हम 12 शहर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कंप्लीट ट्रीट किए जाएंगे, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी साथ होगा। हमने तय किया है कि 15 साल की गारंटी होगी उसकी,
और जो उस गारंटी को पूरा नहीं करेगा, एक शिकायत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और इसरो के साथ हमारा करार हुआ है कि दुनिया का कोई भी आदमी मोबाइल से तुरंत हमको फोटो करके भेज सकेगा, जो एनएमसीजी के ऑफिस में भी जाएगा और मेरे ऑफिस में भी आएगा कि इसका वायलेशन हो रहा है। इसलिए मैं स्वामी जी को, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इस कारण से पूरे एसटीपी चल नहीं पाए। स्वामी जी जो कह रहे हैं, मैंने खुद जा करके इसके वेरिफिकेशन किए पुराने एसटीपी पे, और उसी से मैंने ये सबक सीखा कि आगे हमको क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए व्यवस्था आपने बताई, अब इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पे नजर होगी। जैसे स्वामी जी भी बता रहे हैं, बड़ी खामियां हैं, अगर ये दूर हो तो इससे गंगा का और गंगा पे जो निर्भर है लोग, पूरे देश, इसका भला हो। हमारे साथ दिल्ली में कई खास मेहमान मौजूद हैं उमा जी, और उनके भी आपसे सवाल हैं, तो दिल्ली का हम रुख करेंगे और वहां मेहमान मौजूद हैं खास सवालों के साथ। जी अभिसार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा, और सवाल के लिए पहला सवाल जो है मेधा जी का है। मेधा पाटकर, उमा जी जानती है नर्मदा के भक्तिन रही है, केश वपन और सौगंध वहीं खाई है। आज गंगा की सौगंध लेकर भी सच्ची बात बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी, ये आशा करती हूँ। गंगा को लेकर हजारों करोड़ रुपया पहले ही सरकार ने खर्च किया, और मुझे अभी 22,000 करोड़ कहाँ से आएगा पैसा ये मैं नहीं पूछना चाहती, पर विदेशियों से तो अब बहुत बात कर रही है। स्वदेशी लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट, जीडी अग्रवाल जी से लेकर कहीं कल्याण रुद्र तक, बंगाल के, बिहार के दिनेश मिश्रा जी तक, इनसे आप अगर चर्चा करेंगे तो नदी के बारे में पूरा नजरिया स्पष्ट होगा। गंगा को या किसी एक नदी की बात नहीं हो सकती है इस देश में, नर्मदा भी उतनी है और कृष्णा कावेरी भी। तो ये जो पूरे गंगा के जलग्रहण क्षेत्र की बात है, जिससे नाले आ रहे हैं और जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगी रही है सब जगह, कानपुर की बढ़ रही है, वैसे नर्मदा किनारे बढ़ रही है। अब 1-1, 2-2 किलोमीटर पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सब जगह बन रहे हैं। उससे कारण आप कितना भी पैसा बहाए, तो खुद मोदी जी ने कहा वैसे गंगा सफाई नहीं होने वाली। बांध बन रहे हैं, बांधों से मलबा डाल डाल कर, जैसे विष्णु प्रयाग में जब धक्का बैठा था, हादसा हुआ था, तब जाकर हमने देखा विमल जी के साथ कि कैसे बह गई, और अभी फिर गोविंद घाट में फिर वही आपदा है। गंगा उसके कारण भी पूरी मैली हो रही है। स्टोन क्रशिंग चल रहा है, मलेथा में उपवास चल रहा है, न भाजपा न कांग्रेस कोई स्पष्ट भूमिका ले रही है। आप इसके बारे में क्या कहें? नजरिया क्या है आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का, कि साबरमती में 40,000 परिवारों को उजाड़ कर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात की, वैसा ही है। ले लेते हैं उमा जी से। जी उमा जी। अब मेधा पाटकर ने सवाल किया है, सवाल इतना बड़ा है तो उत्तर दुगना होना है, संक्षेप में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा ना कार्य योजना अभी बन रही है। एक तो मैं मेधा पाटकर की बहुत भक्त हूँ, उनको बहुत मानती हूँ और उनकी निष्ठा पर पूरा विश्वास करती हूँ। उनने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अभी, और मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, वो है गंगा का इकोलॉजिकल फ्लो। गंगा में अभी तक, और यमुना में हथनी कुंड बना, गंगा पे टिहरी बना और नरोरा बना। यहाँ से इतना पानी निकाला गया और बांधों में ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि मूल धारा में पानी कितना छूटे। जहाँ हम हरिद्वार में बैठे हुए हैं, यहाँ 1916 में एक बांध बना, लेकिन महामना मालवीय की तपस्या का परिणाम निकला कि अंग्रेजों ने जो बांध बनाया उसमें उनको गंगा की अविरलता यहाँ सुनिश्चित करनी पड़ी। एक फ्लो बना रहा जिसको हम आजकल की भाषा में इकोलॉजिकल फ्लो बोलते हैं। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मेधा पाटकर जो अभी कह रही है। इसलिए ये जो 2 बांध, 3 हम कह सकते हैं, नरोरा, टिहरी और हथनी कुंड, एक ने यमुना को रोक दिया और एक ने भागीरथी को रोक दिया और एक ने गंगा को, लगभग अविरलता लीन पीरियड में तो लगभग होती ही नहीं है। इनका रास्ता हमने निकाला है एआईबीपी से बात करके, और जो पीएमकेएसवाई की जो अभी नई योजना शुरू हुई है उससे किसानों को कम पानी में ज्यादा सिंचाई का प्रावधान जैसे ही हम कर लेंगे तो ज्यादा पानी हम यहाँ से छोड़ के अविरलता सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात हमने तय की है, और सीडब्ल्यूसी जो सेंट्रल वाटर कमीशन जो बांधों की डिजाइन पर अपना लास्ट अप्रूवल देता है, उनको मैंने कहा है कि जो पुराने बांध बन चुके उनमें से तो हमें ये रास्ता निकालना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया, लेकिन नए बांधों की डिजाइन में तो जब तक इकोलॉजिकल फ्लो आप निश्चित नहीं करेंगे, जो रिवर सीजन और साइट स्पेसिफिक होगा तब तक किसी भी बांध को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, पूरे देश में हो और किसी भी नदी पर हो। वो सिर्फ गंगा से संबंधित नहीं बात मैं अभी कह रही हूँ, मैं भारत की किसी भी नदी से संबंधित बात कह रही हूँ कि नदी और नारी ये बड़े संघर्ष करके बनते हैं, इनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। उमा जी मुझे एक बात बताइए, ये बड़ी एक अजीब सी विडंबना इसको कहें, आप अविरल निर्मल गंगा के पक्ष में हैं, लगातार आप उसके लिए काम करती रही हैं। मोदी जी विकास का नारा देते हैं, आप नहीं चाहती गंगा पर बांध बने, अविरल रहे वो। मोदी जी का विकास नहीं, आप गलत बोल रही हैं, यही टोकूंगी। जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गंगा पे बांध ना बने।
आप बांध बनाइए लेकिन अविरलता सुनिश्चित करिए। जो महामना माननीय का एग्रीमेंट हुआ है ना, यहीं हरिद्वार में जहाँ आप खड़ी हो उसको देख कर जाओ ना आप। एक सेकंड, आप हरिद्वार में ही आप देख लो ना। हाँ। यहीं एक बांध बना जिससे गंगा नहर के लिए पानी निकाला गया और एक अविरल फ्लो सुनिश्चित किया गया और ये तय हुआ कि गंगा की जो मूल धारा है उसमें से इतना पानी छोड़ा जाएगा कि वो कभी सूखेगा नहीं। तो यही हरिद्वार में हुआ है, तो आगे भी हो सकता है। लेकिन बीच में पूरी दुनिया में एकदम से ऐसी हड़बड़ी सी जैसे आप लोग करते हो ना, करो करो अभी करो, करते हो कि नहीं करते हो, उसका परिणाम निकला कि बांध बनते गए, इकोलॉजिकल फ्लो सुनिश्चित नहीं हुआ। बांध बने लेकिन रिवर, सीजन और साइट स्पेसिफिक 12 मासी फ्लो जिस डिजाइन में तय होगा वही डिजाइन अप्रूव होनी चाहिए। ये सुनिश्चित हो सकता है बाबा रामदेव जी? हम तो 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा कठिन काम है। हाँ। कि जब भी कोई बांध बनाया जाता है, अब जैसे टिहरी बांध बना है, अब उसमें गंगा की मूल धारा निरंतर प्रवाहमान होती रहे और वो गंगा जी में आके मिले, इसमें बहुत बड़ा पैसा भी खर्च होगा और उसके लिए एक संकल्प शक्ति भी चाहिए। तो ये मात्र आस्था का ही प्रश्न नहीं, ये जो है पर्यावरण का प्रश्न है। मन इसको मात्र धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च होगा। माने हर एक बांध का करीब 25% हो सकता है, 15 से 25% बजट बढ़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसके तब ये अविरलता बरकरार रहेगी। 2 चीजें और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, उसको शायद उमा जी किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। कि वैसे तो क्योंकि गंगा के कार्य में हम बहुत अरसे से लगे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो अभी हमसे लोग सुझाव तो मैं इसलिए की बात हो रही है इसलिए दे रहा हूं। ठीक है। एक तो गंगा जी के किनारे जितने भी घाट हैं वहां से अध जले शवों को गंगा जी में न डाला जाए। इसके लिए जितने भी तीर्थ हैं, मैं स्वयं तीर्थ में रहता हूं और मैं तो इसके लिए वसीयत भी लिख के चला जाऊंगा कि भाई मेरा तो जो है शरीर अध जला तो बात छोड़ो, मेरे तो शरीर की राख भी गंगा जी में न डाली जाए। मीन्स लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे रामदेव जी? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर की हड्डियां या हमारे शरीर की राख या हमारे शरीर का जो अध जला जो अंश है वो गंगा जी में जाएगा, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। आस्था रखिए पूरी। और यदि आपकी शुद्ध हड्डियां भी डालते हैं, माने जो जली हुई हड्डियां हैं जिनमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारी मुक्ति हमारे कर्मों से होती है, हमारे अध जले चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपका समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। वक्त कम है मेरे पास, बहुत वक्त कम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। उमा जी मेरे साथ मौजूद है, रामदेव जी ने भी कई सुझाव दिए। उमा जी, क्योंकि वक्त कम है इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम 6 साल से ये काम कर रहे हैं और आगे इंतजार, लेकिन अगले साल जब हम यहाँ आए और हमें उम्मीद है आप भी यहाँ आएंगी, कितना बदलाव हम देखेंगे? एबीपी न्यूज क्या भरोसा लेकर जाए आपसे यहाँ? मुझे खाली एबीपी न्यूज को नहीं, अपने आप को भी भरोसा दिलाना है। गंगा में मेरी संलग्न, और बाबा गंगा सेल के पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद गंगा का काम मेरे पास आया। तो बाबा भी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं और मेरा दीदी भी मेरी प्रेरणा की स्रोत है वहाँ बैठी हुई दिल्ली में। और इसलिए आपको जो मैंने कहा है कि सॉलिड वेस्ट जिसमें मुर्दे हैं, पायस रिफ्यूज है, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं और क्रेमेटोरियम की व्यवस्था है, ये सॉलिड वेस्ट को रोकने की व्यवस्था हम 2016 अक्टूबर तक कर लेंगे। हमारा टाइम प्लान यही है। इसमें अगर कोई प्राकृतिक व्यवधान नहीं आएगा। इसमें एक छोटी सी ये भी है कि जो सीवरेज से जो हम पानी को शुद्ध करते हैं ना, यदि हो सके तो उसको वापस गंगा जी में डालने की वजह सिंचाई में प्रयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। इसके लिए देखो, आपको मैं एक बात कहूंगी, एबीपी वालों को, आप लोग बुला लेते हो जल्दी करो, फिर नहीं हो सकता, इसलिए मैं डरती हूँ आने में। मैं इसी शर्त पे आई थी कि जल्दी करो वाला मुझे नहीं कहा जाएगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फिर से, मैं एबीपी न्यूज से आग्रह करूंगी कि एक घंटे का कार्यक्रम रखिए, मुझे बुला लीजिए ताकि आपके माध्यम से मैं पूरी कार्य योजना को ठीक से समझा दूं। ये संक्षेप में 29 साल में हम जितना कर सके वो आपने बताया, हमें कम से कम 29 महीने का तो धीरज दे दीजिए आप। मोदी को आप 29 महीने तो अच्छा, बस जाते जाते एक बहुत छोटी सी चीज उमा जी, अगले साल खेती लायक कहीं मिलेगा हमें पानी, कम से कम खेती लायक? मैं आपकी बात का खंडन करूंगी। अभी भी लोग खेती के लिए गंगा का उपयोग कर रहे हैं, आज भी जब मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, ठीक है। और अभी आपके विकास भदौरिया ने यहीं स्नान किया, वो बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में नहीं गया, यहीं बैठा हुआ है, ठीक है।
लेकिन पड़ताल जो है वो ये आप साफ देख लो कहती विकास है- भगरिया को दिखा लो, ही इज लुकिंग फॉर स्मार्ट एंड ही जस्ट उमा जी, बाथ एंड ही ड्रिंक इट आल्सो। वो ठीक है उमा जी, हाँ, लेकिन आप उसने मानती गंगा हैं, का पानी ये पिया जो भी है, आपका नहाया भी है, है। ये जब पड़ताल ना में उसको तब्दील खून होती के है ना, दस्त हो रहे हैं, ना तो उल्टी हो रही है, फिर कहाँ का बड़ी- विकास? बुला लो बड़ी- यहाँ पे। बड़ी सीवरेज मुसीबत हो वाला जाती पानी है। तो खेती चलिए, में डालते हैं तो हाँ। ज्यादा उपज होती है, अच्छा, लेकिन नहीं, वो गंगा जी ये के लिए मामला ठीक नहीं उल्टा हो है। जाएगा। पड़ताल जो हमारी है वो ये साफ बता रही है गंगा हर मानक पर फेल रही है, लेकिन आप लोग गंभीर हैं, इसे लेके उम्मीद ये करनी चाहिए अगले साल तस्वीर फर्क होगी। दिल्ली में हम फिर से रुख करेंगे अभिसार का। गंगा की सौगंध दिल्ली से आगे भी जारी है। अभिसार। शुक्रिया नेहा। गंगा की सौगंध एबीपी न्यूज पर आप हमारा ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं। इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी, मगर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।